आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम नया टॉपिक शुरू करते हैं और इसका नाम है सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय। और इसकी चर्चा आर्टिकल संख्या 124 में की गई है। आर्टिकल संख्या 124 यानी सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। अब देखिएगा कि 124 में सुप्रीम कोर्ट की चर्चा की गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की जो योग्यता है उसे हम देख लेते हैं। योग्यता, ठीक, सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की योग्यता है यानी कि किसी भी हाई कोर्ट में 10 वर्ष वकील रहा हो, ठीक है ना, या किसी भी हाई कोर्ट में 5 वर्ष जज रहे हों, ठीक है, और साथ ही साथ राष्ट्रपति की नज़र में कानून का अच्छा जानकार हूं। कानून का अच्छे जानकार, ठीक है। अब यहां देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की जो योग्यता है, पहला तो या तो किसी भी हाई कोर्ट में 10 वर्ष का वकील का अनुभव हो, यानी 10 वर्ष किसी भी हाई कोर्ट में वकालत कर ली हो। दूसरा, या किसी भी हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक किसी भी मतलब जज के पद पर रहे हों। तीसरा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, राष्ट्रपति की नज़र में कानून का अच्छा जानकार होना चाहिए, ठीक है। तो ये होती है योग्यता। अब सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, इनकी जो नियुक्ति कौन करते हैं, ठीक, देखिए, इनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। कौन करते हैं? राष्ट्रपति, ठीक है। किसकी सलाह पर? मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर। मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की जो नियुक्ति करते हैं वो कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। किसकी सलाह पर करते हैं? मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर करते हैं, ठीक है। अब देखिए, वर्तमान में अगर जजों की संख्या आ जाए तो कितनी है? सुप्रीम कोर्ट में जज कितने हैं? 33 प्लस 1, 33 तो जज हैं, और एक कौन है? मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, है ना। अब यहां देखिएगा, अगर बात आ जाती है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं, ठीक, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की भी नियुक्ति यानी CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति, इनकी भी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन राष्ट्रपति किसकी सलाह पर करते हैं? तो राष्ट्रपति कॉलेजियम यानी सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम बनाया हुआ है, तो उस कॉलेजियम की सलाह पर करते हैं। नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, किसकी सलाह पर? कॉलेजियम की सलाह पर। अब बात आ रही है कॉलेजियम किसे कहते हैं। देखिए, कॉलेजियम में क्या होता है, 5 सीनियर जज होते हैं, यानी 5 वरिष्ठ न्यायाधीश, 5 सीनियर जज होते हैं, इनका ग्रुप होता है, उसी को कॉलेजियम कहते हैं। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, और किसकी सलाह पर करते हैं? तो कॉलेजियम की सलाह पर करते हैं। अन्य जजों की नियुक्ति किसकी सलाह पर करते हैं? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की जजों के सलाह पर करते हैं, समझ में, अन्य जजों की नियुक्ति। अब यहाँ देखिएगा, इनका जो कार्यकाल होता है, कार्यकाल होता है 6 वर्ष। कितना होता है? 6 वर्ष। यहाँ स्टूडेंट गलत कर देते हैं कि 5 वर्ष लगा देते हैं, लेकिन जजों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है। लेकिन आयु की बात आ जाए, 6 वर्ष या 65 वर्ष, 65
वर्ष की आयु तक, यानी इन दोनों में से जो पहले हो जाए, या तो उनका 6 वर्ष कार्यकाल पूरा हो जाए, या अगर उनकी 65 वर्ष आयु पूरी हो जाए, तो इन दोनों में से किसी एक क्या योग्यता, ठीक है ना। अब यहाँ देखिएगा, इन पर महाभियोग द्वारा हटाया जाता है। जजों को हटाया कैसे जाता है, तो जजों को महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है। महाभियोग लाया जाता है संसद में, तो लिख देते हैं महाभियोग द्वारा इन्हें हटा दिया जाता है। महाभियोग द्वारा हटाया जाता है। लेकिन अभी तक किसी भी जज पर महाभियोग नहीं लाया गया है, ठीक है ना। अब देखिए आर्टिकल संख्या 125 में देख लेते हैं, ये आपको समझ में आया होगा। सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट की चर्चा आर्टिकल संख्या 124 में की दी गई है, और सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए योग्यता मैंने आपको बता दिया है। हाई कोर्ट में या तो 10 वर्ष तक वकील हो, या हाई कोर्ट में 5 वर्ष का मतलब जज के पद पे रहा हो, या राष्ट्रपति की नज़र में अच्छा कानून का जानकार होना चाहिए। ये तो कंपलसरी है, क्योंकि ये वाली योग्यताएं तो अधिकांशतः फिल हो जाती हैं, लेकिन ये वाली जो है फिल नहीं हो पाती है। तो राष्ट्रपति की नज़र में अच्छा कानून का जानकार होना चाहिए। अब अगला देखिए, इसकी नियुक्ति कौन करते हैं। जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। किसकी सलाह पर करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर करते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसकी सलाह पर करते हैं, वो कॉलेजियम की सलाह पर करते हैं, यानी कि राष्ट्रपति ही करते हैं, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं हम आर्टिकल संख्या 125। अब देखिए आर्टिकल संख्या जो 125 में कहा गया है, इसमें कहा गया है वेतन की बात कही गई है, ठीक है। तो लेकिन इससे पहले हम एक बात और देख लेते हैं कि इनको शपथ कौन दिलाते हैं, ठीक है ना। अब इसे हम देख लेते हैं, जजों को शपथ कौन दिलाते हैं। अन्य न्यायाधीशों को जो शपथ दिलाएंगे वो CJI, लेकिन बात आता है CJI यानी कि मुख्य न्यायाधीश। जजों को शपथ कौन दिलाएंगे, मुख्य न्यायाधीश दिलाएंगे, लेकिन मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाएंगे, राष्ट्रपति दिलाएंगे। राष्ट्रपति, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए, यानी कि अन्य जजों को शपथ कौन दिलाएंगे, भारत के मुख्य न्यायाधीश, और मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाएंगे, राष्ट्रपति दिलाएंगे, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं आर्टिकल संख्या 125 में इनके वेतन की बात कही गई है। जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, इनका जो वेतन होता है 2,80,000 होता है। कितना होता है, 2,80,000। और जो अन्य जज होते हैं, इनका जो वेतन होता है, इनका वेतन होता है 2.5 लाख रुपए, ठीक है। तो आर्टिकल संख्या 125 में क्या कहा गया है, जजों के वेतन की बात कही गई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, इनका वेतन होता है 2,80,000, ठीक है। अन्य जज होते हैं, इनका वेतन होता है 2.5 लाख, ठीक है ना, 2.5 लाख। इनका वेतन दिया किससे जाता है, तो संचित निधि से दिया जाता है। वेतन संचित निधि से दिया जाता है, और इनके वेतन में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं होती है ना। अब देखिए हम आगे बढ़ लेते हैं आर्टिकल संख्या 126 में। अब देखिए जो आर्टिकल संख्या 126 है, इसमें दिया गया है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। इसमें किस बात की चर्चा है, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं छुट्टी पर चले जाते हैं, तो जो 33 जज होते हैं, ठीक है ना, 23 प्लस 1 होते हैं आपके मुख्य न्यायाधीश CJI। जब ये मुख्य न्यायाधीश छुट्टी पर चले जाते हैं, तो इन्हीं 33 जजों में से किसी एक को क्या बना दिया जाता है, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। इन्हीं में से किसी एक को बना दिया जाता है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की चर्चा किसमें की गई है, आर्टिकल संख्या 126 में। वो इन 33 जजों में से किसी एक को बना दिया जाता है, जब तक मुख्य न्यायाधीश नहीं आ जाते हैं। और इनकी जो सैलरी होती है वो मुख्य न्यायाधीश के बराबर ही हो जाती है। जब अपने पद पर आ जाएंगे फिर उनकी उतनी हो जाएगी, 2.5 लाख रुपए होती है, 2.5 लाख रुपए हो जाएगी। अब देखिए आर्टिकल संख्या जो 127 में दिया गया है, तदर्थ न्यायाधीश। 127 में दिया गया है एड हॉक, यानी कि तदर्थ न्यायाधीश। देखिए, तदर्थ न्यायाधीश का मतलब, इसका जो उद्देश्य वो होता है ना, अर्थ होता है, वो होता है इस उद्देश्य के लिए। तो तदर्थ न्यायाधीश के लिए CJI यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश, मैं CJI लिख लूं,
इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि सुप्रीम कोर्ट के कौन, मुख्य न्यायाधीश, कोई क्या कहते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो जो सीजेआई होते हैं ये राष्ट्रपति से कहते हैं, सिफारिश करते हैं राष्ट्रपति कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या क्या है, कम है, तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे अन्य न्यायाधीश को आप क्या करिएगा, यहाँ पे नियुक्ति कीजिएगा। तो राष्ट्रपति जी क्या करते हैं, क्योंकि हमारे जो देश में हाई कोर्ट की संख्या है वो है 25, है ना। तो हाई कोर्ट की संख्या कितनी है, 25 हाई कोर्ट। तो जो राष्ट्रपति होते हैं 25 हाई कोर्ट, इनके जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, यानी कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से कहते हैं किसके लिए, यानी कि अपने, अगर आपके यहाँ पे कोई भी जज एक्स्ट्रा हो तो आप यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में उनको उनकी नियुक्ति के लिए कहते हैं, ठीक है ना। तो आर्टिकल संख्या 127 में बस यही है, तदर्थ न्यायाधीश, और इसकी सिफारिश मुख्य न्यायाधीश करते हैं राष्ट्रपति से, और राष्ट्रपति किन से कहते हैं, जो भारत के 25 हाई कोर्ट हैं इनसे, ठीक है ना। तो उनमें से कोई खाली होते हैं तो उनकी नियुक्ति कहाँ की कर दी जाती है, सुप्रीम कोर्ट में, और इनके जो वेतन होता है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होता है, ठीक है। अब देखिए आर्टिकल संख्या 128 में सेवानिवृत्त न्यायाधीश की बात की गई है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश, देखिए होता क्या है, जब तदर्थ न्यायाधीश नहीं मिलते हैं तो उस समय जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं, ठीक है ना, तो उनको सुप्रीम कोर्ट में लाया जाता है जज बनने के लिए, ठीक है ना। तो आर्टिकल संख्या 128 में किसकी बात की गई है, सेवानिवृत्त न्यायाधीश की बात की गई है। और एक और देख लेते हैं, आर्टिकल संख्या 129, आर्टिकल संख्या 129, इसमें न्यायिक अभिलेख की बात की गई है, इसे नजीर भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसे आप समझ लीजिएगा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी निर्णय आता है वो एक न्यायिक अभिलेख बन जाता है। इससे क्या होता है, जो लोअर कोर्ट में या अन्य न्यायालयों में मुकदमा चल रहे होते हैं, अगर उसी जैसा मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में मिलता है, यानी कि उसी जैसे मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट का कोई भी निर्णय आया हुआ होता है, तो वर्तमान में जो अगर मुकदमा चल रहा होगा उस आधार पर जज क्या करते हैं, जजमेंट सुना देते हैं। तो बस ये है, सुप्रीम कोर्ट में जो जो मुकदमे चलते हैं उनका जो भी जजमेंट आता है वो एक न्यायिक अभिलेख बन जाता है। वो इसलिए बन जाता है कि उसके आधार पर अगर उसी जैसा मुकदमा कोई भी उस जैसा आता है तो जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था उसी निर्णय वो जो लोअर कोर्ट के जज हैं या अन्य जो न्यायालय के जो जज हैं वो उसी जैसा फैसला सुना सकते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल संख्या 129 में न्यायिक अभिलेख की बात में कहा गया है, अभिलेख के बारे में कहा गया है। कोई भी निर्णय आता है वो क्या बन जाता है, एक अभिलेख के रूप में रखा रहता है। इसीलिए जो वकील होते हैं तो उनके यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल 2024 चल रहा है तो 2023 हो गया, 2022 हो गया, उनकी मोटी मोटी बुक होती हैं, तो उसमें क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय होते हैं। तो जो मुकदमा लड़ रहे होते हैं तो उनको मुकदमा जीतने में क्या होती है, आसानी रहती है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये चीज़ें हैं आर्टिकल संख्या 129 में कहा गया है। अब आर्टिकल संख्या 130 में कहा गया है सुप्रीम कोर्ट का स्थान, तो सुप्रीम कोर्ट का स्थान कहाँ पे, नई दिल्ली में है, ठीक है। तो अब जो आगे की चर्चा है वो हम अगली वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।